हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और ढेर सारा पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा हेनरी के लॉ पे। ठीक है, ये हमारा कल ही वीडियो आ जाता बट एडिटिंग में कुछ इशू होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका। तो चलिए आज का जो सेशन है वो होगा क्या, उसमें हम लोग बात करेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप सोच रहे होगे ना कि सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को पढ़ने का जरूरत क्या है, आखिर हम इसको पढ़ते क्यों है, तो देखो कोई भी लेक्चर को देखने से पहले ये जानो कि आखिर हमको इसको पढ़ना क्यों है। ठीक है, बहुत सारा रीजन होता है। तो सबसे पहला रीजन मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि फिश या फिर आप क्रैब, बहुत सारे होते हैं। तो देखो अगर अब ये सभी कहाँ होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और पानी में अब जितने भी यहाँ हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबको जीवित यानी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, और आप देखते हो कि जहां भी फिश फार्मिंग होता होगा वहां पर आप देखते हो कि बार बार पानी को क्या किया जाता है, शेक किया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम लोग बस इसी के मैटर पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या कि हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैस के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या है, वो है हमारा नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। कौन सा, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। इसमें हम लोग को क्या पता है, नेचर ऑफ द गैस, इसमें हम लोग को ये पता है ना कि सॉल्यूट, कौन, सॉल्यूट, ध्यान देना, सॉल्यूट इसको कैसा होना चाहिए, अगर सॉल्यूट हमारा पोलर है, सॉल्यूट हमारा कैसा है, पोलर है, तो सॉल्वेंट को भी कैसा होना होगा, सॉल्वेंट को भी कैसा होना होगा, पोलर ही होना होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर नेचर के नहीं होंगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन हमारा तैयार ठीक से नहीं हो पाएगा। उसके अलावा सॉल्यूट अगर हमारा सॉल्वेंट, कौन, सॉल्वेंट अगर हमारा सॉल्वेंट नन पोलर है, सॉल्वेंट कैसा है, नन पोलर, सॉल्वेंट अगर हमारा नन पोलर है तो सॉल्यूट को भी ऐसा होना चाहिए, नन पोलर। अगर ये कंडीशन हुआ तब तो सॉल्यूशन बढ़िया से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर है, द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। दूसरा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जो होता है ना, उसको तुम समझ लो बाप होता है सबका। ठीक है, टेम्परेचर हमारा सबका बाप होता है। तो इसको हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या इफेक्ट करेगा हमारे सॉल्युबिलिटी पे, किसके सॉल्युबिलिटी पे, गैस के सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आ गया नेक्स्ट स्लाइड, क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से होता क्या है। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर स्लाइड में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक बीकर है या एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के ऊपर में, इसके नीचे में हम लोगों ने क्या दिया है, टेम्परेचर, और ये उबल रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी ना कभी तो पानी गर्म किया होगा, हाँ या ना, किया है ना, बिल्कुल किया होगा। जाहिर सा बात है, जब आप वाटर को किसी कंटेनर में रख के आप गैस पे चढ़ाते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि छोटे छोटे बुलबुले से बाहर निकलने लगते हैं। आखिर वो बुलबुले क्या हैं, तो वो बुलबुले क्या हैं, देखो जब आप टेम्परेचर देते हो तो छोटे छोटे बुलबुले क्या होने लगते हैं, बाहर होने लगते हैं। तो ये बुलबुले क्या है, वाटर में जो सॉल्युबल क्या था, ऑक्सीजन था ना, वाटर में सॉल्युबल ये बुलबुले क्या हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको बुलबुले दिख रहे हैं ये क्या है, ये है वाटर में सॉल्युबल ऑक्सीजन, ये है O2। ठीक है ना, ये बुलबुले क्या है, O2, ये जो सॉल्युबल O2 है वो भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रहा है ना, घट रहा है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, वाटर में घट रहा है, या लिक्विड में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो आप कभी एक्सपेरिमेंट करना नहीं, लेकिन हाँ आपको बता दें, आप जब उबला हुआ पानी, मतलब पूरा पानी को उबाल देते हो और अगर उसमें कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को डाल दोगे तो बिना सांस के तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि आपने सारा का सारा जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था वाटर में वो क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। क्लियर है, तो चलिए एक बार पढ़ के सुना देते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज फ्रॉम लिक्विड, देन थर्मोडायनेमिकली क्या हम जानते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। अगर आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो हमारा गैस है वो लिक्विड में क्या हो, घुल जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या चाहोगे, टेम्परेचर क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम रखोगे आप, हाँ या ना, बिल्कुल। देन हम चाहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, देन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बता दिया है, तो एक बार जाकर के जरूर विजिट करना और उस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है ना, वैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है,
क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, अपने आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, देखिए देन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में हम लोगों ने ये जाना था कि फ्री गिब्स एनर्जी, आपको पता है फ्री गिब्स एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मतलब ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, फ्री गिब्स एनर्जी। ठीक है ना, फ्री गिब्स एनर्जी क्या होता है, तो देखो फ्री गिब्स एनर्जी का जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था वो था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, ये डेल्टा जी फ्री गिब्स एनर्जी क्या है आप लोगों को पता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो थर्मोडायनेमिक्स में फ्री गिब्स एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत पड़ता है ना, उसी को हम कहते हैं फ्री गिब्स एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आपके मतलब के डेली लाइफ के अनुसार में समझाऊं, तो आपके घर में इन्वर्टर होता होगा, है ना, लगभग सभी के घर में होता है, अगर नहीं भी है तो आप लोगों ने देखा कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है, इन्वर्टर में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, उसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, है ना, और फिर करंट से। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन्वर्टर खुद से काम करना चाहता है। ठीक है, मतलब क्या कि आपके घर में करंट सप्लाई नहीं है, आप चाहते हो आपके घर का लोड इन्वर्टर से चले। ठीक है, उस कंडीशन में आपके बैटरी पर क्या इफेक्ट हो रहा होगा, बैटरी चार्ज हो रहा होगा या डाउन हो रहा होगा, जाहिर सा बात है बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्वर्टर खुद से अपने एनर्जी को, मतलब उसमें आप करवा तो नहीं रहे, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद ही हो रहा है, तो वो खुद से क्या कर रहा है, आपके पूरे घर का लोड को उठा रहा है। उस कंडीशन में वो जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उस कंडीशन में अगर हम उस सिस्टम का मतलब इन्वर्टर का फ्री गिब्स एनर्जी को समझना चाहें तो डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगा, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी होगा हमारा निगेटिव। कब, जब रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, उसी के बाद अगर मान लीजिए कि करंट आ जाए, इन्वर्टर आपका लोड उठा रहा है, करंट आ गया, करंट आने के बाद क्या होता है, पूरा घर का लोड कौन उठा लेता है, करंट। मतलब अब हमारा इन्वर्टर क्या कर रहा है, अब हमारे इन्वर्टर को जरूरत नहीं है क्या करने के लिए, घर का लोड उठाने के लिए, उठा आपका करंट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उठा रहा है, उस कंडीशन में आपका बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा, जाहिर सा बात है चार्ज होगा। तब जब वो चार्ज हो रहा है तो उस कंडीशन में मतलब अब रिएक्शन कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अब तुम अलग से बाहर से एनर्जी दे रहे हो, ये काम तुम करवा रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब रिएक्शन क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जब रिएक्शन कैसा हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। गॉट इट बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फॉर्मूला को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। देन हम चाहते हैं क्या, अब हमारा आप देखो वहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब देखो अब हम क्या चाहते हैं कि गैस खुद ही क्या हो जाए, घुल जाए किसमें, वाटर में या किसी तरह का लिक्विड में। तो उस कंडीशन में देखो डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, सॉरी डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी। ठीक है, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडमनेस, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, फ्रीडमनेस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम चाहते हैं क्या कि अब हम चाहते हैं क्या कि हमारा जो लिक्विड है वो, ये लिक्विड हो गया, ध्यान दीजिएगा, और गैसियस पार्टिकल जो है वो ये है। अब हम चाहते हैं कि गैसियस पार्टिकल लिक्विड में घुल जाए। ठीक है, तो अब आप बताओ जब ये गैसियस पार्टिकल लिक्विड में घुलेंगे तो आपका डेल्टा एस कैसा होगा, जाहिर सा बात है डेल्टा एस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा बच्चों, देखो फ्रीडमनेस, यहाँ पर गैसियस पार्टिकल्स का फ्रीडमनेस क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है कैसे, देखो फ्री होना। अब आप बताओ गैसियस पार्टिकल ज्यादा अच्छे से मूव करेंगे या लिक्विड के पार्टिकल, 100% गैसियस के पार्टिकल, तो फ्रीडमनेस में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। तो मतलब डेल्टा एस हमेशा क्या होगा यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारे स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा एस जो होगा हमारा, डेल्टा एस हमारा कैसा होगा, डेल्टा एस हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और अब आप एंथैल्पी यानी एनर्जी, एनर्जी कैसा देना चाहोगे, एनर्जी तो आप बहुत कम से कम देना चाहोगे, क्योंकि ये रिएक्शन हम नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं रिएक्शन खुद ही हो जाए। तो डेल्टा एच भी हम कैसा चाहेंगे, एकदम मिनिमम हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच भी हम कैसा चाहते हैं, कम से कम, मतलब क्या, निगेटिव चाहते हैं। देन अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा एच ऐसा होगा माइनस में। ठीक है, माइनस, ठीक है, उसके बाद क्या, डेल्टा एस भी निगेटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, देन देखिए हमने एच लिखना भूल गया, फिर से लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हो जाएगा क्या हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच
प्लस टी डेल्टा एस। कोई दिक्कत है? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, टी डेल्टा एस माइनस क्या, माइनस ऑफ डेल्टा एच। हाँ या ना? बिल्कुल यही लिखना चाहेंगे हम। तो हमारा ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला बनके तैयार है। ठीक है, अब देखिए जाहिर सा बात है, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव। डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। अब अगर डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए उस कंडीशन में, आप तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, देखिए ध्यान से, टेम्परेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेम्परेचर हम कम रखेंगे तो डेल्टा एच हमेशा कैसा आएगा, माइनस में आएगा या नहीं आएगा, यानी हमारा डेल्टा एच का वैल्यू पुट करने पर डेल्टा जी हमको हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। देखो अगर हम टेम्परेचर को कैसा रखें, कम रखें, टेम्परेचर को कम रखें, डेल्टा एच तो खुद ही नेगेटिव है, टेम्परेचर को कम रखेंगे तो ये हमारा किस, डेल्टा जी किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच। तो हमारा डेल्टा एच का वैल्यू पुट करने पर हमारा डेल्टा जी कैसा आएगा हमेशा, डेल्टा जी हमेशा कैसा आना चाहिए हमारा, नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में। क्या आपको ये पूरा का पूरा टर्म समझ में आ गया? ओके ओके है, तो चलो हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। देन ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। टेम्परेचर का कहानी समझ में आया? टेम्परेचर के लिए इतना दिमाग में रखिएगा, क्या फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटता है। ये एकदम माइंड मगअप करके रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटता है। गैस के कंडीशन में, लिक्विड के कंडीशन में अलग कहानी था, ठीक है ना, सॉलिड के कंडीशन में, सॉरी सॉलिड के कंडीशन में कहानी अलग था, पर गैस के कंडीशन में याद रखिएगा हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटता है। यह हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या जानना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब इंसान को प्रेशर लगता है या प्रेशर पड़ता है तो इंसान ऐसा ही करता है, आई ऊ आ ऊ करता है या नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग प्रेशर के रिस्पेक्ट में जानेंगे कि गैस का सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें यहाँ लिक्विड पार्टिकल है। ठीक है, इसमें यहाँ क्या है, ये लिक्विड पार्टिकल है, और लिक्विड पार्टिकल, और ये क्या है, ये ब्लू वाले, ये ब्लू वाले क्या है, गैसियस पार्टिकल, ये ब्लू वाले क्या है, गैसियस पार्टिकल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू वाले क्या है, गैसियस पार्टिकल, ये सभी गैसियस पार्टिकल है, और ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, अब जरा सोचिए, अब हम यहाँ पिस्टन से क्या कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं, पूरा प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये गैसियस पार्टिकल्स जाहिर सा बात है लिक्विड में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये जो गैसियस पार्टिकल है लिक्विड में जाएंगे, और लिक्विड में जाने के बाद मतलब प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये जो गैसेस पार्टिकल है लिक्विड के पार्टिकल के साथ में क्या होने लगेंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे, अभी अच्छे तरीके से। ठीक है, और जब ये डिसॉल्व होने लगेंगे प्रेशर बढ़ाने पे, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर को बढ़ाने पर, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी। हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल सर, क्या कि प्रेशर बढ़ाने पर आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। एकदम है तगड़ा बात, मजे की बात है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो इसी पे हमारे किसने काम किया था, हेनरी ने। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आर इंक्रीज्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसी पे क्या हुआ, इसी पे काम किया किसने, हेनरी दादा ने। हेनरी दादा ने क्या कहा, हेनरी दादा ने कहा, ध्यान दीजिएगा, हेनरी दादा ने कहा, क्या कहा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the, actually directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो समझते हैं, चलिए समझते क्या है, यहां पर हम लोगों को पता चला क्या कि प्रेशर बढ़ाने पर, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है ना दादा जी सर। अब जरा ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी किसका, देन सॉल्युबिलिटी गैस का, सॉल्युबिलिटी किसका, तो सॉल्युबिलिटी, ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जेईई नीट में और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। तो सॉल्युबिलिटी किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कोई भी गैस अगर सॉल्युबल होगा तो ऐसे तो बिना हाथ पैर का तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट के साथ जाएगा। हम 10 ग्राम जाएंगे, हम 20 ग्राम जाएंगे, या हम 85 ग्राम जाएंगे, या हम 5 ही ग्राम जाएंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो जाएगा ना डिसॉल्व होने के लिए। हाँ सर, तो मतलब हम सॉल्युबिलिटी को करेक्ट किससे करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस से। मतलब क्या, मतलब ये बच्चों कि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को सीधा कनेक्ट करेंगे किससे, कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि किसी ना किसी कॉन्सेंट्रेशन में ही जाकर के सॉल्वेंट से डिसॉल्व होगा हमारा गैस। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन में कुछ टर्म्स पता है हमें, कौन कौन से टर्म्स हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन में हमें टर्म्स पता है, मोलैरिटी,
फर्स्ट, दूसरा क्या पता है हमें, और बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी, उसके बाद मोलालिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी। एक्चुअली हम पूरा पहले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले को सही सही कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलैरिटी, फिर नॉर्मेलिटी, फिर फॉर्मेलिटी, ये सभी क्या थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलैलिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, यही पढ़ा हमने। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हेनरी भैया या हेनरी चच्चा क्या करते, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी किसी को भी ले लेते, ध्यान देना, तो ये तीनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। टेम्परेचर डालने पर इनका क्या होता, वैल्यू बढ़ या घट सकता था, लेकिन हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर लिख देते हैं, नहीं जो नया बच्चा होगा उसको काम आएगा। ये है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये हमारा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अब उनको कंफ्यूजन था होगा हेनरी दादा को, मोलालिटी ले या मोल फ्रैक्शन ले। तो देखो उन्होंने सोचा कौन उतना माथापच्ची करता है, मोल फ्रैक्शन हमारे लिए इजी है, उसके लिए क्या किया उन्होंने बोला ठीक है चलो इजी हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ये इन्होंने किन्होंने कहा, हेनरी भैया ने कहा। सिंपल बात है, कोई दिक्कत है इसमें, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, किसका, गैस का, किस में, लिक्विड में, और जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। देन फिर क्या बनाए, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, और ये हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, हेनरी लॉ के रिस्पेक्ट में। बोलो समझ गए, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यही हमारा क्या है, हेनरी लॉ। देन KH क्या है हमारा, लिख देते हैं। देन KH हमारा है, KH इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, कांस्टेंट। P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर हो गया, चलिए यहां तक ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ले लो। चलो बच्चों अब देखो, अब इसके बाद क्या है, देन यहां तक तो हमको सबको समझ में आ गया है। अब देखो, अब कहानी यहां पर क्या बनता है इसको देखना, ध्यान देना, ठीक ना। देखो अब देखो, अब क्या है हमारा बन के आया P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि हम जो है प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं P इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इसको क्या कर दिए, कांस्टेंट इसको मान लेंगे एक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ये KH को इधर ले जाओ, इधर, तो क्या हो जाएगा 1/KH इंटू क्या, सॉरी 1/KH इज इक्वल टू एक्स, हाँ या ना। तो मतलब ऐसा समझ के चलो कि जो हेनरी कांस्टेंट है, x हमारा क्या था, सॉल्युबिलिटी था या नहीं था, अभी तो हम लोगों ने जाना। देन x जो है KH के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। मतलब अगर हम KH को बढ़ाएंगे, ध्यान देना, अगर हम KH को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन या कह सकते हो सॉल्युबिलिटी वो घटेगा। क्लियर है, घटेगा। अब अगर ये घट रहा है तो क्या इसके जैसा रिलेशन हम लोगों ने कहीं और नहीं देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा था, घट रहा था, हाँ या ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्या कि अगर हम KH को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हाँ या ना। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो हमको रिलेशन मिला ना, हमको रिलेशन मिला ना, क्या रिलेशन मिला कि अगर हमारा हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या इसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट भी हमारा बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आपको कुछ दिखाते हैं। आप देखो, चलो ले लो, ले लिया, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। हेनरी लॉ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना कि प्रेशर बढ़ाने पे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ हेनरी ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में किसको लिया, मोल फ्रैक्शन को। बस इतना याद रखना, आपका पूरा का पूरा हेनरी लॉ कंप्लीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो हमारे पास क्या है, देखो ये हमारा एनसीईआरटी का एक चार्ट है, ठीक है, या कह सकते हैं लिस्ट है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब आप लोग ध्यान दो, मैं बस इसको इसलिए पिक किया है ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, दोनों साइड में नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो
एक नाइट्रोजन का यहाँ टेम्परेचर कितना दिया है, फर्स्ट वाले का 293 केल्विन, ठीक है। सेकंड वाले का कितना दिया है, सेकंड वाले का दिया है 303 केल्विन, ठीक है। सेकंड वाले का कितना दिया है 303 केल्विन, मतलब दोनों ही नाइट्रोजन है, टेम्परेचर का एक का टेम्परेचर 293, एक का टेम्परेचर 303। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हेनरी कांस्टेंट है, 293 केल्विन टेम्परेचर वाले का जो हेनरी कांस्टेंट है वो कितना है 76.48, सॉरी क्या है 76.48। वहीं आपका जिस नाइट्रोजन का 303 केल्विन है उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है 88.84। और याद रखना ये आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ध्यान देना। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा में आपको ये देखा गया क्या कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हेनरी कांस्टेंट भी क्या हो रहा है KH, ये भी इंक्रीज कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड जेई और नेट का क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सो डोंट वरी। थोड़ा हम लोग आगे अब देख लेते हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसका, सबसे पहला यूज होता है इट ऑल्सो, क्या है इसका यूज, इट इज ऑल्सो अप्लाइड ड्यूरिंग डीप डाइविंग। डीप डाइविंग में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे दो कौन है, हमारे गोताखोर है जो क्या कर रहे हैं, पीछे में ये टैंक देखो, पीछे में ये टैंक लेकर के जा रहे हैं ताकि इनको क्या मिल सके, ये अपना रेस्पिरेशन सिस्टम, मतलब अपना रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, समझो। देखो ये क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान दो, जब आप समंदर के नीचे होते हो, ओशियन के नीचे होते हो, तो वहां पर किसका प्रेशर ज्यादा होता है, वाटर का। अच्छा, उसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्या समंदर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, नहीं है ना, मतलब प्रेशर किसका कम है, ऑक्सीजन का। तो मतलब हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जो दौड़ रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो एक बात बताओ, क्या वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलने लगेंगे, क्यों, क्योंकि उनका प्रेशर वहां बहुत कम है, हाँ या ना। जी सर। उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो डाइवर्स है वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर अपने बॉडी में N2 को इंजेक्ट करते हैं, या फिर ये जो टैंक है इस टैंक में भी भर के लेके जाते हैं, ताकि नाइट्रोजन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और जब ये डीप डाइवर्स, ठीक है ना, कौन, ये जो हमारे डाइवर्स हैं, जब ये क्या होता है, बाहर निकलते हैं समंदर से, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो नाइट्रोजन है ना वो बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम वैल्यू में N2 डिसॉल्व होता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही ये डीप डाइवर्स बाहर निकलते हैं तो बहुत जोर से वो, मतलब ये जो नाइट्रोजन है हमारे ब्लड से बहुत स्पीडली बाहर निकलना चाहता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, हमारे वेन्स फटने लगते हैं, और अगर जल्दी से इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो मर भी सकते हैं, मतलब जो डाइवर्स है उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, समझ गए ना बच्चों। अब देखो ये जो नाइट्रोजन जो बाहर निकलना चाहता है ना हमारे बॉडी से फटाफट, और जो हमारे वेन्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे टिश्यू को जो बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो देखो ये जो प्रोसेस होता है ना इसी को कहते हैं बेंड्स, क्या कहते हैं, बेंड्स, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, अब जाहिर सा बात है उस ये जो नाइट्रोजन जो बहुत ही फास्टली हमारे वेन्स को फाड़ते हुए निकलना चाहता है, उसके लिए क्या किया जाता है, फिर थोड़ा सा मतलब डाइल्यूटेड हीलियम को फिर हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फिर नाइट्रोजन जो है वो धीरे धीरे करके आराम से क्या होता है, हमारे वेन से बाहर निकलता है और डाइवर्स की डेथ नहीं होती। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर है, इट ऑल्सो अप्लाई ड्यूरिंग डीप डाइविंग, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमारा क्या है, जाहिर सा बात है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को बड़ा शौक होता है कहाँ घूमने का, पहाड़ों में, हम पहाड़ों में जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां हम लोगों के साथ क्या होता है, आप ध्यान देना, जैसे जैसे आप कहाँ सतह से ऊपर की ओर जाते हो तो ध्यान देना आपके साथ होता क्या है, आपके साथ क्या एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, जो हमारा O2 है, उसका प्रेशर धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ध्यान देना, तो उनको हमेशा ये प्रॉब्लम होता है क्या कि जहां पे क्या हो, विच एरियाज या इन एरियाज where the partial pressure of O2 is lower, the dissolution of O2 during respiration helps. Then Henry Law explain क्या, हाइपोक्सिया, हेनरी लॉ क्या चीज को एक्सप्लेन करता है, हेनरी लॉ एक्सप्लेन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहा जाता है एनॉक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया, क्या, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन दी ब्लड एंड टिश्यू। मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और फिर क्या होता है, हमारे अंदर एक मतलब डिजीज बिल्ड होने लगता है जिसको हम एनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं। वहां पर भी हमारा क्या होता है, हमारा हेनरी लॉ क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। जाहिर सा बात है हेनरी लॉ ये कहता है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी के कारण हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया
बीमारी देखने को मिलता है। तुम सोच रहे हो सर हाइपोक्सिया या एनोक्सिया क्या होता है? जाहिर सा बात है, देखो इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों के अंदर बेचैनी, भूलने की दिक्कत, ठीक है ना, बार बार उल्टी होना, बेहोश हो जाना, ये सब शुरुआती लक्षण है। और लास्टली अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं हुआ, ट्रीटमेंट ना हुआ, तो लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है, मतलब डेथ हो जाता है उनका। ठीक है, तो चलो सेकंड हमारा भी, सेकंड और थर्ड दोनों हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अपने थर्ड एप्लीकेशन पे। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारा? सीधी सी बात है, इसको कौन नहीं जानता, इसको हर कोई जानता है। ये क्या है? कोका कोला तू। मतलब देखो कोका कोला में, अब ध्यान देना, कोका कोला में CO2 को क्या किया जाता है? हाई प्रेशर पे, CO2 को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? CO2 को हाई प्रेशर पे यहाँ पे डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, CO2 को, मतलब ध्यान दो, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भरा पड़ा है CO2, जिसको क्या किया जाता है? अंदर डाल करके पैक कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो सर CO2 क्यों डालते हैं हम? तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है, CO2 क्या करता है? टेस्ट एनहेंसर का काम करता है, मतलब आपका सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट देता है। ठीक है, आप सोच रहे हो सर कैसे? देखो ध्यान देना, आप क्या करो, 2 लीटर का एक मतलब जार ले आओ, स्प्राइट का या किसी का भी ले आओ, ठीक है ना, बॉटल ले आओ 2 लीटर का, और उसको क्या करो, खोलो, पियो, उसके बाद फिर छोड़ दो, बहुत दिन तक छोड़ो, 10 दिन 15 दिन तक छोड़ दो। जब उसमें ऑक्सीजन चला गया या और भी सारे गैस जब चले गए, CO2 वहां से बाहर निकल गया, अब 10 या 15 दिन के बाद जब उस मतलब वो सॉफ्ट ड्रिंक को पियोगे, कोल्ड ड्रिंक को पियोगे, तो उसका टेस्ट देखना आप खराब हो जाएगा, मतलब जैसा टेस्ट शुरू में लग रहा था वैसा टेस्ट नहीं लगेगा। तो CO2 एज अ टेस्ट एनहांसर काम करता है इसमें। अब जरा आप सोचो, हमारा बॉडी क्या CO2 को कंज्यूम करना चाहता है? नहीं, पर हम क्या करते हैं? CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है? आप ही बताओ, छोटे बच्चे नहीं हो अब आप 11th 12th IIT JEE, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते। कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा इसको क्या किया जाए, समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, सॉरी, चलिए अब हम लोग जानेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन हमारा, प्रेशर इज टू लो और एट हाई प्रेशर, ठीक है, द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शोज कंसीडरेबल डेविएशंस। मतलब क्या हुआ इसका? जाहिर सा बात है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दो, ऐसा देखो आप समझो, तो जो हमारा गैस का सॉल्युबिलिटी होता है ना, उसका भी एक टेंडेंसी है कि वो कितने हद तक जाकर के डिसॉल्व होगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान दो, अब प्रेशर बहुत बढ़ा दो, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दो, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, या प्रेशर को एकदम कम कर दो, एकदम टू लो, तो क्या सॉल्युबिलिटी एकदम जीरो तो नहीं हो जाएगा? यहां तक तो आप समझ रहे हो ना, सॉल्युबिलिटी जीरो नहीं हो जाएगा। तो मतलब जब आप प्रेशर को बहुत बढ़ा देते हो या बहुत कम कर देते हो, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये क्या होने लगता है? इसमें डेविएशन देखने को मिलता है, मतलब एक्यूरेट नहीं रह जाता। क्लियर है आपको? दूसरा लिमिटेशन क्या? द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी कम नहीं हो सकता है, इसको समझने का बात है। हम ज्यादातर बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर की, तो क्या रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है? नहीं। थर्ड क्या? द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, अभी मैंने बताया गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, किसमें? लिक्विड में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है गैस। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट वाला आपको बता ही रहा है। देन लास्ट क्या है? द गैस नीदर रिएक्ट्स केमिकली विद द सॉल्वेंट एंड नॉर डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, ठीक है ना, डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स इन द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही है कि हमारा जो गैस यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो केमिकली कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करता हमारे सॉल्वेंट से, ना तो वो एसोसिएट हो रहा है और ना ही वो डिसोसिएट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये भी हेनरी लॉ का एक क्या है? लिमिटेशन है। बोलिए आप अच्छे से समझ में आ गया? एसोसिएट समझ में आता है ना, डिसोसिएट अगर नहीं आता तो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखो डिसोसिएट का मतलब आपने एक डाला और वो सॉल्यूशन में जाकर के 2 हो गया, या एसोसिएट का मतलब आपने 2 डाला और अंदर जाकर के वो सॉल्यूट 1 हो गया, इसी को एसोसिएट और डिसोसिएट कहेंगे। इसका हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ में, देन उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तो यहां तक अभी आपका अच्छे से क्लियर है। देन अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में अब हम फिर से हेनरी लॉ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या खासकर PYQs और NCERT के कुछ क्वेश्चन, उसको मैं लेकर के आऊंगा और मैं यहाँ आपसे बनवाऊंगा भी और मैं खुद भी बनाऊंगा। ठीक है, और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनाया जाता है और बनता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ख्याल रखना, खुश रखना, जय श्री राम।